किस तरह से दल बदल की राजनीति उत्तराखंड में चल रही है। ये तीसरा कारण होता है स्वार्थवश। ग्रुप है उसने निर्णय लिया था कि भाई कांग्रेस ज्वाइन करनी है, तो मात्र 4 दिन में लगभग 7-8 हज़ार लोगों का जन सैलाब इधर उमड़ा। इससे ये सिद्ध होता है कि भाजपा के भीतर कहीं ना कहीं कांग्रेस का सत्ता में वापसी का डर बैठ गया है। नमस्कार, मैं निशि भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। प्रदेश में नेताओं की दूसरी पार्टियों में इनकमिंग और आउटगोइंग का सिलसिला देखते हुए आईपीएल की तर्ज पर यूपीएल यानी उत्तराखंड प्रीमियर लीग की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस में आए बागियों के बिगड़ते हुए तेवर ने इन दिनों राजधानी से लेकर प्रदेश भर में उथल पुथल मचाई हुई है। इसी घटनाक्रम को लेकर हमारे संवाददाता पारस रावत पहुंचे। राजकीय अध्यापक पद से त्याग कर चुके वह अनेकों राष्ट्रवादी आंदोलन में गिरफ्तार के साथ 4 बार जेल यात्रा की जा चुके प्रखर राज्य आंदोलनकारी कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप सिंह नेगी से हमारे संवाददाता ने कुछ अहम सवालों पर बातचीत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पारस रावत और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आज समाचार इंडिया बात करेगा यूपीएल, आने वाले यूपीएल के बारे में। उत्तराखंड प्रीमियर लीग, जिस तरह से 2022 के चुनाव नज़दीक है, उसी को लेकर हम यूपीएल की भी एक प्लानिंग लेकर आपके साथ पहुंचे हैं। किस तरह से दल बदल की राजनीति उत्तराखंड में चल रही है और बागियों की वापसी और तमाम मुद्दे, उत्तराखंड के सियासी दलों को हिलाने वाले मुद्दे, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे किताब, इस किताब में इतने प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज गुरुजी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा साधन होता है जो कि शिष्यों को उनका समाधान के लिए, जो समस्याओं का समाधान होता है, उससे पार कराता है। तो इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं रायपुर विधानसभा में। और रायपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं, अपने आप में ही एक खास विधानसभा भी है, क्योंकि जिस तरह से अभी बीते दिनों में ही जहाँ जो बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं महेंद्र प्रताप सिंह नेगी, जिन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं, वो अपने तादाद में जितनी भी युवा शक्तियों के साथ 8,000 की युवाओं के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। उसके साथ उनसे बात करेंगे। इन्हीं प्रश्नों का जो प्रश्न हमारी किताबों में है, विधानसभा को लेकर है, प्रदेश की राजनीति को लेकर है, और यूपीएल की जो टीम अब बनने जा रही है उसको लेकर है, उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं नेगी जी के पास। नेगी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद पारस जी। हाँ नेगी जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा जी कि जो आपकी जो टैगलाइन है नेगी जी, उसके बारे में कुछ बताएं। टैगलाइन नेगी जी, हाँ, तो नेगी तो सरनेम से हम जाने जाते हैं गुरुजी, और गुरुजी कहिए। हाँ जी, तो चूँकि मैं राजकीय सेवा में अध्यापक रहा, तो कई लोग मेरा नाम जानते नहीं थे, तो वो नेगी गुरुजी कह के मुझे पुकारा करते थे। वो मुझे रास्ते से विद्यालय तक आते जाते देखते थे या अध्यापन कार्य। तो पूरे क्षेत्र में चूँकि मैं जहाँ विद्यालय में अध्यापक रहा, तो उसके अतिरिक्त भी मेरा वहाँ के दर्जनों गांव से संपर्क था। तो सब लोग नेगी गुरुजी करके कहते थे मुझे। महेंद्र सिंह नेगी वैसे मेरा पूरा नाम है, परंतु वही शब्द जो पीछे के अंतिम नेगी गुरुजी थे वो प्रसिद्ध होते चले। ये देव योग समझे, चाहे लोगों का प्यार प्रेम समझिए, चाहे मेरा जो अध्यापन का व्यवसाय था उसे देखते हुए यह मुझे उपनाम मिला है। ये मुझे समाज में मैंने जो सेवाएँ की है उसके प्यार के बदौलत यह उपनाम मुझे मिला है। गुरुजी, इतिहास के पन्ने में देखा है तो आपका नाम कहीं छुपा नहीं है, कोई पहचान की आपको ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से आपने कांग्रेस में ज्वाइनिंग की है, एक चिंगारी जो लगी है, तो क्योंकि पारिवारिक मतभेद भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपके बड़े भाई बीजेपी में हैं और आप आ चुके हैं कांग्रेस में, क्या कुछ देखते हो? हाँ, तात्पर्य समाज सेवा से होना चाहिए। प्लेटफॉर्म संगठन कोई भी हो तो जी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से बदलते वक्त में आप शिक्षक रह चुके हैं, और राजनीति में परिवर्तन किस तरह देखते हैं? हाँ, मैं बाल्यकाल से ही समाज सेवी रहा हूँ और अध्यापन व्यवसाय के साथ ही मैंने समाज सेवा की है। परंतु जिस हिसाब से साक्षरता की दर भारतवर्ष में बढ़ी है और संसाधन जैसे नई नई टेक्नोलॉजी, फ़ोन, उसमें व्हाट्सएप, उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो उसके द्वारा लोगों को जानकारी, ज्ञान भी बढ़ा है और समाज में धीरे धीरे निरंतरता, समाज के प्रति जागरूकता, राष्ट्रभाव के प्रति प्रेम, ऐसा देखने को मिल रहा है। और पहले समय में समाचार पत्र नहीं होते थे, मीडिया भी इतना सक्रिय नहीं था और भारत भी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था, तो उस कारण जानकारियां का एक दूसरे में आदान प्रदान में परस्पर अभाव रहता था।
परंतु अब आम सामान्य व्यक्ति तक, इवन कि हम सबसे अंतिम व्यक्ति जिसे कह सकते हैं श्रमिक या दिहाड़ी मजदूर या बिल्कुल बेरोजगार वर्ग, वहाँ तक भी हर प्रकार का अपडेट करंट भारत का जो अफेयर है उसे वो जानता है। तो गुरुजी मैं आपसे पुनः चाहूँगा, पक्ष से विपक्ष में आना जी जी और विपक्ष से पक्ष में जाना, जी, जी। दोनों में बहुत अंतर है। जी जी पक्ष एक मजबूत होता है, विपक्ष थोड़ा कमजोर होता है। आपकी जो वापसी हुई है जी, जी। विपक्ष में, किस तरह देखते हैं? पक्ष विपक्ष का ऐसा कोई मायना नहीं है। मायना तात्पर्य मैंने पहले कहा था कि तात्पर्य समाज सेवा से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मेरे जो इस देहरादून जनपद में सैकड़ों हजारों समर्थक, मित्र, परिचित, रिश्तेदार हैं, तो सभी की राय मशवरा से यह मैंने निर्णय लिया है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। गुरुजी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अब हम यूपीएल की बात कर दी है, आईपीएल में जिस तरह से खरीद फरोख्त होती है, जी, जी। कांग्रेस में जिस तरह से आउटगोइंग ज़्यादा है जी 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 नेताओं की और इनकमिंग थोड़ी कम है, तो 2022 को लेकर क्या कुछ देखते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है। आज का नौजवान कांग्रेस से बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ रहा है। आपने पिछले 29 अगस्त को हमारा कार्यक्रम देखा होगा, तो सैकड़ों की तादाद में नौजवान था उसमें उपस्थित, और मात्र 4 दिन का समय ही हमें प्राप्त हुआ था कांग्रेस ज्वाइन करने का। हमारे जो पूरा ग्रुप है उसने निर्णय लिया था कि भाई कांग्रेस ज्वाइन करनी है, तो मात्र 4 दिन में लगभग 7-8 हज़ार लोगों का जन सैलाब इधर उमड़ा, तो उसे देख के निश्चित लगता है कि यहाँ के जनता का कांग्रेस के प्रति रुझान है। क्योंकि गुरुजी जिस तरह से फॉर्म में आप, बीजेपी में भी आप फॉर्म में थे, और इनफॉर्म बैट्समैन की अगर हम बात करें, आप कांग्रेस में आपने बिल्कुल कदम ताल शुरू कर दिए, तो किस तरह देखते हो रायपुर विधानसभा में राजनीतिक माहौल को? रायपुर निश्चित रूप से सभी कांग्रेसी बंधु एकजुट हैं, और उत्तराखंड 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनती है, तो निश्चित रूप से रायपुर सीट भी कांग्रेस की झोली में ही गिरेगी। गुरुजी मेरी पोटली में जो प्रश्नों की पोटली है उसमें एक और सवाल है। जी 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 बागियों पर कांग्रेस की वापसी पर क्या कुछ कहना है आपका? चलो चलते ही बात करते हैं जरा। जी 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 मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा साइड व्यू लेके हम इसको देखें, क्योंकि अभी हम रायपुर विधानसभा में हैं, और रायपुर विधानसभा में अगर रायपुर की बात ना हो जी जी तो फीका पड़ जाता है प्रश्नों की पोटली। और ये पूरा दृश्य में कैमरामैन को बोलूंगा पूरा दृश्य दिखाएं, राउंड सर्कल दिखाएं, क्योंकि ये रायपुर विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं। सामने आप देख सकते हैं मेरे स्टेडियम है, और आप पूरे रायपुर विधानसभा का व्यू है, पूरी बेल्ट देख सकते हैं, जो आखिरी बेल्ट हम बोलते हैं सौड़ा सरोली की, अखाड़ी बिलंग की। तो गुरुजी मेरा सवाल बागियों पर था, तो बागियों की वापसी पर क्या कुछ कहना है आपका? चूँकि यह विषय काफ़ी बड़ा विषय है, प्रदेश स्तर का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का लेना है। हम सिर्फ अपने जो कार्य हमें उत्तरदायित्व मिला है, हम केवल उसी की बात करेंगे। जिस तरह से 2016 में जी, जी। हरीश रावत की पीठ में जगह बोल सकते हैं, चिराग घुप पर जी। घुप कर ये बीजेपी में गए थे, जी, जी। क्या हरीश रावत की वापसी कराएंगे? देखिए, दल बदल के भी कई प्रकार होते हैं, बिल्कुल वैचारिक, पारिवारिक और स्वार्थवश। वैचारिक रूप से व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, या एक संगठन से दूसरे संस्था की ओर मूवमेंट करता है, तो वो एक वैचारिक है। कभी कभी परिवार में भी, निजी परिवार में भी विवाद होते हैं, थोड़ा बहुत झगड़े होते हैं, सुलझा लिया जाता है, तो पारिवारिक कारण भी होता है दल बदल का। तीसरा कारण अक्षम्य है, तीसरा कारण माफ़ी लायक नहीं है। तीसरा कारण होता है स्वार्थवश या लोभ लालच या धन प्रलोभन से दल बदल करना। ये एक जनता के प्रति अपराध है। एक जनप्रतिनिधि का, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यदि वह लोभ, पद या धन के लालच से दल बदल करता है, तो वो एक अपराध की, जनता के प्रति अपराध की एक श्रेणी में आता है, वो अक्षम्य है। शेष अन्य कारण हो सकते हैं कि वो, क्योंकि सार्वजनिक जीवन है, सामाजिक काम है, वैचारिक मतभेदता हो सकती है, वो चीज़ें अलग हैं। गुरुजी मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। जिस तरह से जो कल प्रकरण था, परोला के जो विधायक राजकुमार हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया, और आज उन्हें होल्ड पर रख दिया गया, क्या कुछ आप देखते हैं उनके मायनों को? क्योंकि जिस तरह से हमने यूपीएल की बात करी, जो आईपीएल की बात हम कर रहे थे, अब जो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा 22 में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे जो होल्ड पे रखा है राजकुमार? नहीं, होल्ड वाला नहीं है, ये तो समाचार पत्र कह रहे हैं। हो सकता है श्री राजकुमार जी अपने पारिवारिक काम से गए हों, निजी काम से गए हों, व्यवसायिक काम से जा सकते हैं, तो इसे इस मायने से हर चीज़ को राजनीति से हम अभी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई आधिकारिक रूप से भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं है।
गुरुजी, हम रायपुर विधानसभा की बात करें, अपने आप में अलग विधानसभा है, जी, जी। क्योंकि जो उमेश शर्मा काऊ थे जी, जी। वो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ से जीते भी हैं, जी, जी। और जो यहाँ के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के रह चुके हैं वो रिकॉर्ड तोड़ से हारे भी हैं। इसको आप डिलाई नहीं कर सकते। जी, जी, जी। तो क्या कुछ रहेगा आने वाले चुनाव को लेकर? ये सीट पहले भी कांग्रेस की रही है, किन्हीं कारणों से बीच में दल बदल के कारण ये सीट या अन्य किसी मुद्दों के कारण इसमें परिवर्तन आया है। तो परंतु इस बार हम सबका प्रयास रहेगा कि सारे रायपुर विधानसभा के जो हम कांग्रेसी जन हैं सब एकजुट होकर के और भारी बहुमतों से हम इस सीट को कांग्रेस की झोली में लाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से गुरुजी आपने देखा होगा अभी बीते कुछ दिनों में गुटबाजी का जो माहौल आपने देखा रायपुर विधानसभा में, ठीक है, और जो अनुशासन को और दिखाता है कि भाजपा किस तरह अनुशासन में चल रही है, और जो पैराशूट के जो विधायक होते हैं उनके ऊपर क्या कहना है आपका? दोनों मुद्दे हैं, गुटबाजी और पैराशूट विधायक। ये भाजपा का अपना आंतरिक मामला है, और परंतु सार्वजनिक रूप से चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने को एक अनुशासित पार्टी कहती है, परंतु सार्वजनिक रूप से उसके विधायक का, उसके बड़े पदाधिकारियों का आपस में तू में होना ये लोकतंत्र में उचित पद्धति नहीं है। तो और रही आपने दूसरी बात कही थी बाहरी प्रत्याशी की बात, तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, वो किसी को भी टिकट दे भाई। बिल्कुल। गुरुजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरह से अचानक एक मोड़ आया, आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ 8,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के कांग्रेस में ज्वाइनिंग की है, क्योंकि रायपुर से भी कुछ जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो कि टिकट के दावेदार भी हैं, तो उनके बीच टिकट के लिए क्या तालमेल रहेगा आपके साथ? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, मैं केवल किसी लोभ लालच या धन प्रभाव वाला हमने ऐसा दल बदल उसे हम अनैतिक मानते हैं। तो हम समाज सेवा के नाते हमें प्लेटफॉर्म एक चाहिए था, और कांग्रेस से अच्छा उचित प्लेटफॉर्म हमें इस समय कोई दूसरा नज़र नहीं आया। सर गुरुजी, मैं अगर जो सीटों की हम बात करते हैं, अगर जल्द से जल्द सीटों पर नाम दे दिए जाएं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो उस पर क्या कुछ प्रभाव रहेगा? क्योंकि आपने देखा होगा समाचार पत्रों में अभी जिस तरह से 10 और 24 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं, और 36 का भी आंकड़ा चल रहा है। माता बच्ची है, क्योंकि बहुत कंजस्टेड बोल सकते हैं आपकी सीटों में, क्योंकि तमाम कद्दावर नेता है। तो उसको ऊपर आपका क्या कहना है? इसके दोनों ही पक्ष विपक्ष हो सकते हैं। आप जल्दी अगर पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करे तो उसका एक पक्ष ये भी है कि प्रत्याशी को तैयारी करने का समय मिल जाता है। बिल्कुल। और कभी कभी दूसरा परिणाम देखने को भी मिलता है कि उस प्रत्याशी की घेराबंदी भी हो सकती है, और पार्टी का आपसी मतभेद काफ़ी पहले अगर निकल के आता है तो उसमें बड़ी दिक्कतों की सामना भी होती है। तो इसके दोनों के अपने अपने पक्ष विपक्ष हैं। गुरुजी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो हम आज हमने बात की यूपीएल 2022 की, तो कितना आप देखते हैं उत्तराखंड में जो ऐसी राजनीतिक स्थिति चल रही है, दल बदल चल रहा है, बागियों का दोबारा से आना, तोड़ फोड़ करना, और राजनीतिक माहौल किस तरह और जा रहा है उत्तराखंड का? कांग्रेस की अभी जो कुमाऊं मंडल के तराई क्षेत्र में परिवर्तन यात्राओं में जन सैलाब उमड़ा है, उसे देखकर लग रहा है कि निश्चित तौर पर 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और पूर्ण बहुमत से लगता है। गुरुजी, जिस तरह से भी टिहरी में जो आपकी गरिमा देसाई जी हैं उनका कार्यक्रम था, और टिहरी में वो किशोर उपाध्याय का भी कार्यक्रम था, उसके बाद अगले दिन ही तुरंत मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं। कल ही मुख्यमंत्री, शनिवार को मुख्यमंत्री जाते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। क्या कुछ लगता है आपको, डर का माहौल पैदा हो रहा है? हाँ, ये निश्चित आपने ये बहुत अच्छी बात कही। इससे ये सिद्ध होता है कि भाजपा के भीतर कहीं ना कहीं कांग्रेस का सत्ता में वापसी का डर बैठ गया है। इसलिए जहाँ भी कांग्रेस में भारी मात्रा में ज्वाइनिंग हो रही है, या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जहाँ जहाँ दौरा, मीटिंग बैठ के बड़े बड़े रैलियाँ आयोजन कर रहा है, अगले दिन भाजपा के बड़े शीर्ष नेतृत्व वहाँ पहुँच करके सरकारी घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब उनके अंदर खौफ है। बिल्कुल। गुरुजी, जिस तरह से हम देखते हैं बड़ी रैलियां हो रही हैं, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन यात्रा नहीं खुल पा रही है, चार धाम यात्रा, जो चार धाम के यहाँ रोजगार है वो पैदा नहीं हो पा रहे, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? और जो हमारा श्राइन बोर्ड है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चार धाम यात्रा उत्तराखंड को हर प्रकार से जोड़ता है, देश की मुख्य धारा में भी लाता है, और उत्तराखंड के प्रति पूरे देश में चार धाम यात्रा के प्रति कारण एक सम्मान का भाव है, और साथ ही आर्थिक रूप से भी उत्तराखंड को चार धाम यात्रा मजबूत करती है। तो इसकी हमेशा से चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, विशेषकर बरसात के मौसम में,
कहीं रोड स्लाइडिंग या अन्य कारणों से रोड बंद ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, और जो हमारे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, धार्मिक स्तर पर भी होता है। इसके लिए विशेषकर चूँकि बरसात के महीने में ही बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो सरकार को पहले से ऐसे पॉइंट चुनने चाहिए जो मेजर लैंड स्लाइडिंग के हैं, और उनका ट्रीटमेंट उचित तरीके से होना चाहिए। गुरुजी, आपने एक बात बोली, जी। मैं स्वार्थ के लालच से जी। कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है, जी। समाज सेवा के रूप में करी है। तो रायपुर विधानसभा में आपका घर भी है, रायपुर विधानसभा से आप परिचित भी हैं अच्छे से, तो क्या कुछ मुद्दे देखते हो आप रायपुर विधानसभा में? रायपुर में अभी कई विकास के कार्यों की आवश्यकता है। जैसे पहले यहाँ पर आज से 20-30 साल पहले अच्छे उद्योग धंधे थे। पीपीसीएल जैसी एक बड़ी संस्था होती थी, और घोड़ा फैक्ट्री भी थी, उसमें भी 300-400 लोग काम करते थे। पीपीसीएल संस्था में 3 से 5 हज़ार व्यक्ति काम करते थे। स्थान स्थान पे कैल्शियम कार्बाइड, शेयर सोल जैसी संस्थाएं थी। ये सब बंद पड़ी हैं, बिल्कुल और इनके सैकड़ों हेक्टेयर भूमि खाली है। खाली पड़ी है। तो इन पे नए उद्योग लगाने की, या यदि पहले तो ये उद्योग पुनर्जीवित हो जाए तो सबसे बेहतर है। अगर ये पुनर्जीवित नहीं हो पाते तो इनके स्थान पर नए उद्योग धंधे लगाने चाहिए, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में ज़मीनें पड़ी हुई हैं। गुरुजी, जिस तरह से कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सेंधमारी करी है आपके ही अंदर, कि जिस तरह से आपको वो लेके आए हैं, और उनकी जो आपकी ज्वाइनिंग थी, क्योंकि चर्चाओं का विषय यही था कि प्रदेश का जो कार्यालय है वहाँ पे ज्वाइनिंग ना होकर घर पर ज्वाइनिंग हो रही है, और तमाम कद्दावर नेता, पूरे प्रदेश भर के नेता आपके जो आवास है उसमें आके ज्वाइनिंग, क्या कुछ देखते हो आप? आदरणीय हरीश रावत जी हमारे पूरे राष्ट्रीय नेता है, केवल उत्तराखंड तक ही उनका दायरा सीमित नहीं है। बिल्कुल। और उत्तराखंड के हरीश रावत जी राष्ट्रीय राजनीति की हमारी एक धरोहर भी हैं। तो आपका कुशल नेतृत्व से, और जिस हिसाब से आप उत्तराखंड राज्य को समय दे रहे हैं, चुनाव संचालन समिति का केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय हरीश रावत जी को अध्यक्ष गठित किया है। तो चूँकि पहले भी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने उत्तराखंड में 2002 में सरकार लाए थे, जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी अटल जी की, तो और भाजपा ही ने राज्य बनाया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस आ जाएगी, पर माननीय हरीश रावत जी के अथक परिश्रमों से और उनकी कुशल संगठनकर्ता की क्षमता, और उनका जो व्यापक, जो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में गाढ़ गदेरों तक, गांव-गांव तक उन्होंने प्रवास किया, उनकी पहुंच है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पहाड़ के कोने कोने में, चाहे वो 15 किलोमीटर दूर चोटी पर बसा गांव है, वहां तक उनकी पकड़ से कांग्रेस 2002 में भी सत्ता में वापस लौटी थी। और इस समय केंद्रीय नेतृत्व ने उनके हाथ में चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। तो जिस हिसाब से वे पूरे उत्तराखंड के सघन प्रवास में स्थान स्थान पर रैलियां, परिवर्तन यात्राओं में जुटे हैं, और पूरे कांग्रेस उनके नेतृत्व में एकजुट है। तो और उनकी रैलियों में उमड़ रही अपार जनसभाओं में भीड़ जो आ रही है, उसे देखकर लग रहा है कि निश्चित ही इस बार परिवर्तन है। गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात करें, हरीश रावत का नाम चर्चाओं में रहता है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो इस बार किस सीट से लड़ेंगे? ये तो बहुत बड़ा विषय है, मेरे स्तर का विषय नहीं है, परंतु अपने आदरणीय हरीश रावत जी स्वयं में ही राजनीति की पाठशाला हैं। बिल्कुल। तो ऐसे बड़े व्यक्तित्व के उस विषय में मैं टिप्पणी करने का या कोई अपना कथन देने का अधिकारी नहीं हूँ। तो परंतु यह निश्चित है कि उनके जो अनुभव और उनकी जो कुशल संगठन क्षमता है, उसके आधार पर कांग्रेस पुनः सत्ता में 2022 में वापस जरूर लौटेगी। देखिए गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल इस पोटली में ये रहेगा कि जिस तरह से हरीश रावत की हम बात करते हैं, हरीश रावत तमाम कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं, एक चेहरे के रूप में जो कांग्रेस का जो प्रतिबिंब स्तंभ माने तो हरीश रावत ही हैं। तो उसको देखकर अगर आने वाले समय में अगर यूथ की बात करें, तो हरीश रावत के बाद कौन सा ऐसा यूथ चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है? आप किस यूथ को देखते हैं कि आने वाले समय में हरीश रावत की जो जितनी पकड़ है वो उस यूथ पर दिखती है छवि, झलक? प्रदेश में कांग्रेस का दूसरी टीम के जो हमारे नेता हैं, तो बहुतों में, चूँकि पहाड़ ने पहले भी, उत्तराखंड ने जब संयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य था, तो अधिकांश मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने दिए हैं। और जिन्होंने कि यूपी में 3-3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है,
स्वर्गीय पंत जी हों, हेमंत नंदन भगोड़ा जी हों, चाहे आपके नरेंद्र तिवारी जी रहे हैं, और उसी स्तर के हमारे आदरणीय हरीश रावत जी हैं। और उत्तराखंड ऐसी भूमि है जिसने राष्ट्रीय स्तर तक के कद्दावर नेता भी दिए हैं और पूरे देश को एक से एक प्रतिभाएं दी हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा हमारे प्रदेश संगठन में कई नेतृत्व हैं जो आगे चल के पूरे प्रदेश में पूरे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएगा और राष्ट्र स्तर में भी उत्तराखंड को सम्मान दिलाएंगे। ऐसा कांग्रेस का प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। तो ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी हर प्रदेशों में देश में एक से एक नेतृत्व दिया विषम परिस्थितियों में। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, बार बार कहीं चाइना आक्रमण कर रहा था, कहीं पाकिस्तान आक्रमण कर रहा था, उस समय भी बिल्कुल लौह पुरुष जैसे नेतृत्व कांग्रेस ने भारत को दिए हैं। ये थे हमारे साथ गुरुजी रायपुर विधानसभा से। तमाम चर्चा इनसे हमने की, तमाम जो हमारे सवालों की पोटली थी। साफ तौर पर इनका यही आज भी कहना है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ही उत्तराखंड की पहचान को आगे बढ़ाएगी। और यही आज जिस विषय पर हम आए थे यूपीएल 2022 चुनाव के लेकर, कि जिस तरह से दल बदल बागियों का जो सिलसिला लगातार उत्तराखंड प्रदेश में चल रहा है, हलचल बनी हुई है, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और 2022 में आखिर किस मोड़ पर आता है। कैमरामैन शुभम के साथ पारस रावत, समाचार इंडिया।